We are starting. So formal welcome to Devastation Kritiji. It's an honor to have you on the show. Reason being, I like to interact with change makers, and you are one of my change maker in a real different niche area. After 50 or 60 years of independence, we are dealing with an issue which is a ancient and so-called our not wanted traditions, and you being a single-handed person dealing with it courageously. So that's the story we are here to listen to. So let's get started with much ado. Uh, I want you to first tell about your childhood. So first of all, Khamma Dhani to all of you. Keeping short my childhood because I don't want negative things. ज़्यादा negative things होनी नहीं चाहिए life में. ठीक है, ठीक है. Short in the thing. So generally लोग exploitation, abuse को किताबों में पढ़ते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं, उनकी definitions को बुक्स में समझते हैं. But I have learned from my life. My past has taught me many things. My father has abandoned me before my birth. और उसके बाद nobody wanted me. जो मेरे relatives हैं वो नहीं चाहते थे कि मेरा जन्म हो, लेकिन जो abortion का जो time period होता है वो निकल जाने की वजह से वो possible नहीं हो पाया. यहाँ जो positive चीज है वो ये है कि जाको राखी साया मार सके ना कोई. ये जो टर्म है ये मेरी लाइफ में बहुत जगह पे आपको देखने को मिलेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उस समय नहीं हो पाया. फिर उसके बाद जन्म भी बहुत मुश्किल से हुआ क्योंकि मेरी मदर बहुत डिस्ट्रेस में जा चुकी थी. तो आई एम अ 7 month born बेबी. पूरा एक फिल्मी सिचुएशन था, या तो मदर को बचाओ या बच्चे को बचाओ. बट जो ईश्वर है उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें होती है. तो उनका प्रयोजन था, उनका ऑब्जेक्टिव था मुझे यहाँ भेजना. सो at 7 months मैं I think voice is not clear. It's breaking little bit. Little bit breaking. Okay. Now it's okay. No, it's clear. I think it's a connection issue. An internet issue. Yeah, it's a connection issue. Yes, it's okay. You can carry on. Some things are in God's hand. So at that time, वापस जाकर के स्थानिया मार सके ना कोई यूज हुआ और मेरा जन्म हुआ 7 महीने के गर्भ से मेरा जन्म हुआ. मैं इस धरती पर आई. एंड देन उसके बाद भी नेगेटिव चीजें मेरे आसपास थी. देयर वाज नोबडी हु वांटेड मी एक्चुअली. मुझे एक्सेप्ट नहीं किया गया. देयर वाज अ वर्बल अब्यूज, देयर वाज अ फिजिकल अब्यूज, एवरीथिंग. आज आप इंटरव्यू ले रहे हैं, एक टाइम था लोग शक्ल भी नहीं देखते थे. फादर से रिलेटेड अब्यूज, गालियां, मारपीट, ये सब चीजें देखने को मिलती थी. फिर एट द एज ऑफ 10 आई वाज बीइंग पॉइजन. उस पॉइजन का असर फिर वही जाकर राखी साया मार सकती है. तो उस पॉइजन का असर ये हुआ कि मेरा स्पाइनल कॉर्ड पूरा डैमेज हो गया. एंड आई वाज नॉट एबल टू सिट. ना मैं बैठ सकती थी, ना मैं चल सकती थी. Even I was not able to crawl. गुड़ाले भी नहीं कर सकती थी, करवट नहीं कर सकती थी. I was totally bedridden. मेरी मदर ने इंडिया में जो पॉसिबल ट्रीटमेंट्स हैं, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, इवन झाड़ फूक, everybody was done on me, but nobody was there कि मुझे हुआ क्या है. डायग्नोस ट्रीटमेंट तो दूर की बात है, डायग्नोसिस भी नहीं हो पाया. ऐसे मोमेंट पे आपने अगर रेकी थेरेपी का नाम सुना हो, रेकी थेरेपी से मेरे जो गुरुदेव हैं श्री ब्रह्मानंद परमहंस, he has taken charge and he has given me that therapy for 9 months. और आपको शायद आपकी लाइफ का फर्स्ट स्टेप याद नहीं होगा, लेकिन मुझे मेरी लाइफ का फर्स्ट स्टेप याद है क्योंकि एट द एज ऑफ 12 मैंने फिर से चलना सीखा, फिर से बैठना सीखा. इवन मैंने वापस क्रॉलिंग करना सीखा, वॉक करना सीखा.
So it was a new start for me. Later, I was very frustrated with the things around me. So I took the first revolutionary step of my life. That was I changed my surname. Yes. Bharti means Bharat ki beti. I changed my surname. Now I'm not. मैं किसी की बेटी नहीं हूँ, मैं किसी जाति से नहीं हूँ, मैं किसी धर्म से नहीं हूँ. I'm daughter of India, and I became daughter of India at the age of 12. It was very difficult. इंडिया में किसी को सरनेम चेंज करना और फिर फीमेल को और फीमेल लाइक में इज इट वाज वेरी डिफिकल्ट बट शायद वहीं से रेवोल्यूशनरी जो एक्शंस है मेरे स्टार्ट हुए एंड देन आई स्टार्ट लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि मैं उसके बाद 2 साल मैं मेरे गुरुदेव के साथ उनके आश्रम में अलग अलग जाके रैकी थेरेपीज रैकी कैंप अटेंड करने लगी मेरी मदर चाहती थी कि मैं अपनी एजुकेशन पूरी करूं so she took me back and she said एक बार 18 की हो जाओ then whatever you want to do आप करना so we came back और अब एजुकेशन जो 10 साल की उम्र में ड्रॉप हो चुकी थी एट स्टैंडर्ड फोर्थ अब वापस उसी में एनरोल करना इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर द Yes. स्कूल authorities so I just taken another I I jumped from fourth. You can imagine all the basics are taught in this span of education in this span of standards fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. और जब मैं 10th में आई तो I was not able to understand what is going on in science, maths, or and in English I was only aware of alphabets. That's all. So it was very tough for me to clear 10th examination, but I think I worked around 15 to 18 hours and उसके बाद मैं क्लियर हुई और बिल्कुल जो खुशी के आंसू है आज मैं पीएचडी कर चुकी हूँ एजुकेशन की हाईएस्ट डिग्री है लेकिन जब 10th की जो डिग्री मिली 10th की जो मार्कशीट मुझे मिली थी that was the highest one because for me that was the brilliant past Milestone. system from Yes. yeah. And that I started continued my education there was things negative around me, but I tried, and then Here you are. yeah. Okay. This brings tears to my eyes, and I'm sure everybody that the struggle can be this challenging. Everyone has their own stories or struggle to narrate and discuss, but what we hear from you is definitely something shocking. And जैसे आपने कहा कि जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई, that has come true in your case for sure. That it started from the time of birth, and here you are now standing as a Before birth. before birth, yes. And now you are standing as a lioness who is fighting with this cruel world and giving them counter question and real good answer on their face. मेरे को सॉरी आई मीन मेरा ये एक जब मैंने आपके बारे में लिखा था 2016 में एक इवेंट के लिए और तब मैंने आपके बारे में काफी रिसर्च किया था और मैंने आपसे बात भी की थी बट दैट वाज रियली लॉन्ग बैक एंड देन व्हाट आई हर्ड फ्रॉम योर अदर सोर्सेस एंड योर पोर्टल कि कहीं आपका खुद का स्ट्रगल जो आप भी आपने नरेट किया पर्सनल लेवल पे you had to deal with a situation wherein you had to change your name. आप भारती बन गई, भारत की बेटी बन गई और साथ में आपने चाइल्ड मैरिज जैसे सब्जेक्ट को टच किया. तो ऐसा क्यों? Why this particular topic? Look, reason behind choosing the topic of child marriage. पहले मैं already दूसरे
इश्यूज पे काम कर चुकी हूँ, मुझे सारे इश्यूज पे काम करने का एक्सपीरियंस है। जब मैंने साइकोलॉजी ऑप्ट किया अपने कॉलेज एजुकेशन में, तो आई connected with some of the organization just for volunteer work and all. So उस moment पे I have started working with many issues like child labor, sexual offences, HIV, everything. I have done work in every square, in every field. But during working with those organizations, I found I just because there was a inner satisfaction जो मुझे इस फील्ड से मिल रहा था। तो जब मैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने के लिए स्टार्ट हुई, तो वहाँ मैं रूट लेवल पे नहीं जा पा रही थी। That bring me to found Sarthi Trust found एंड इस दौरान मुझे ये रियलाइज हुआ कि चाइल्ड मैरिज इज वन ऑफ द इशू। 1929 अगर मैं हिस्ट्री में जाऊं तो 1929 में शारदा एक्ट बना, 1929 एंड राइट नाउ वी आर 2020, मतलब वी आर लाइक 100 इयर्स इन लेजिस्लेशन, और पता नहीं कितने सालों से ये बरसों से ये चल रही है, बट nobody is daring to work against it. लोग काम करते हैं तो जनरली अवेयरनेस से रिलेटेड काम कर लेंगे, लोग काम करेंगे तो आप एक तरह से वर्कशॉप्स कर लेंगे, वहां तक लिमिटेड है। बट आई वांटेड टू वर्क विद विक्टिम्स सॉरी बट आई वांटेड टू वर्क विद विक्टिम्स। मुझे हमेशा से ये रहा है कि मुझे बचाने वाला कोई नहीं था, लेकिन इन्हें बचाने वाला, इन विक्टिम्स को बचाने वाला उनकी प्रतिनिधि हमेशा है। सो दैट ब्रिंग मी टू दिस फील्ड कि नहीं, अब इसका एंड होना चाहिए, whether it abuse or exploitation किसी भी फॉर्म में, whether it is in form of child marriage or it is in form of sexual abuse, not acceptable might be at any cost. So for this I'm working. Yes, makes me think a lot in deep. You are very right कि लोग बहुत ऊपरी लेवल पे काम करते हैं, जहाँ पे तो एक्चुअल इशू होता है, कोर इशू होता है, उसको टच नहीं करते। रीजन बिहाइंड दिस चाइल्ड मैरिज का जो इशू है जी, उसमें आपको थ्रेटनिंग्स भी मिलते हैं, ऑफ कोर्स झेलने पड़ते हैं। तो वहाँ लोग ये सोचते हैं कि हम ऐसा काम करें जो इजियर हो, जो डिफिकल्ट हो, लाइफ को थ्रेट करता हो, ऐसे कामों में हम क्यों इन्वॉल्व हैं। तो दिस ब्रिंग मी इनटू दिस बिकॉज मुझे तो पता है कि मेरा जब तक ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा मुझे नहीं पा सकता। समझ रहे। मैं पर्सनल लेवल पे आई थिंक आई हैव इंटरेक्टेड विथ many change makers like you, and all of them have found very niche areas where no one has dared to get into, and they have shown the courage. And coming back to your work, is it very prominent in states like Rajasthan, Bihar, UP, or even down south, Andhra Pradesh, Chhattisgarh? Child marriage is something which has been their tradition. Actually, it has been a tradition of India. So we will not blame any particular state for that. But again, like Sati Pratha and many other traditions. No, actually not only India. Oh, not only India. Okay, I see. Okay. Yes, you can find child marriage in any country. In developed country, I must say. आप अमेरिका जाएंगे, यूएस जाएंगे, आपको वहाँ भी child marriage. Oh, that is a news to me. Because yes, India is in another perspective. India का perspective अलग है, वहाँ का perspective अलग है. But जहाँ बात चाइल्ड मैरिजेस की हो रही है, चाइल्ड मैरिजेस आपको हर कंट्री में मिलेगी, हर उनका फॉर्म अलग है, उनका टाइप्स कह सकते हैं वो अलग है, बट चाइल्ड मैरिजेस हर जगह है। और रही बात इंडिया की, तो इंडिया में हम पुरुषवादी समाज में है, तो हमेशा गर्ल चाइल्ड को तो हर तरह से प्रेशर फील करना ही पड़ा है। वो सबसे ज्यादा अब्यूज्ड एंड एक्सप्लॉइटेड फीमेल्स ही हमेशा रही। जी जी। तो
जो स्टेट्स जो इतने एडवांसमेंट में नहीं है वहाँ ज्यादा देखने को मिलता है, लाइक राजस्थान, उसके अलावा यूपी, बिहार, वहाँ ये सब चीजें देखने को मिलती है। इवन आई कैन से कि जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं लाइक महाराष्ट्र, ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पर भी देखने को मिलती है। So it does. I can only say it doesn't relate with developed or undeveloped, developing or developed, because this is in our head. This is in your head. Yeah. So इसमें दो थॉट्स मेरे माइंड में आ रहे। एक तो लिटरेसी कैन बी वन रीजन, एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन इज वन रीजन. Second thing, somewhere I would think as a devil's advocate, wherein I will say that people who think about this perspective, child marriage, they are worried about the future of their children. That going forward, जब बड़े हो जाएंगे, तो I may not have such kind of alliance where I feel my child is safe or happy in their perspective. That was the idea when it started in our ancient era, wherein if it is my kid, I would marry to my friend's kid, so that it's very safe and very happy ending. But is that the same reason now also, or there is something else attached to it? राइट नाउ अगर इस समय की बात कर रहे हैं 2020 और लास्ट के 10 इयर्स की आप मुझसे बात करेंगे, तो जो रीजन है चाइल्ड मैरिजेस का इन इंडिया, वो उसका कहीं से भी एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है और पॉवर्टी का कोई लेना देना। ओके, मैं आपको बताऊंगी कि मैंने टीचर के घर में चाइल्ड मैरिज रुकवाई। टीचर जो कि एजुकेशन स्प्रेड करने का सबसे फर्स्ट पर्सन है कि उससे ज्यादा कौन एजुकेटेड है और कौन एजुकेटेड, अवेयरनेस कौन दे सकता है, कौन अवेयर कर सकता है, कौन एजुकेशन स्प्रेड कर सकता है। तो अगर टीचर के घर में रुकवा रही हूँ तो एजुकेशन से कोई कनेक्शन नहीं, और अगर मैं अच्छे घरों में रुकवा रही हूँ तो उसका पैसों से भी कोई वो नहीं है कि गरीब है या अमीर है। इन इंडिया द रीजन बिहाइंड चाइल्ड मैरिजेस सिर्फ दो रीजन है। पहला तो हम इतने ट्रेडिशनली इक्विप्ड है कि हम अपने जो आ रहे ट्रेडिशन को छोड़ना नहीं चाहते। अब उस समय किस रीजन की वजह से चाइल्ड मैरिज स्टार्ट हुए और आज हम किस सिनेरियो में हैं, हम उस चीज को कंपेयर नहीं करते, हम उस चीज में चेंज नहीं लाते। उस मोमेंट पे हम लोग इस तरह के ऑनलाइन वेबिनार्स, मीटिंग या इंटरेक्शंस नहीं करते। आज हम करते हैं। उस टाइम पे हम फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर यूज नहीं करते थे, बट आज हम करते हैं। क्यों करते हैं हम? ये तो मैं बहुत एक्सट्रीम पे ले गई हूँ। हम रोड्स क्यों यूज करते हैं, हम ट्रैवलिंग के लिए ट्रेन, बसेस क्यों यूज करते हैं? छोड़ दीजिए आप सब कुछ, आप उसी जमाने में रहिए जिस जमाने में चाइल्ड मैरिजेस स्टार्ट हुई। अगर आप बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहते, एक तरफ आप ये सब चीजें अपना रहे हैं और दूसरी तरफ आप चाइल्ड मैरिजेस को छोड़ना नहीं चाहते, तो द फर्स्ट रीजन बिहाइंड दिस, हम ट्रेडिशनली इतने इक्विप्ड हैं कि उसको छोड़ना ही नहीं चाहते। सेकेंड रीजन आप खुद भी रिलेट कर सकती हैं कि हमने हमेशा, हमारे यहाँ गर्ल चाइल्ड हमेशा बर्डन रही। अब आप सुबह न्यूज़पेपर खोलते हैं तो रेप, एलोपमेंट और ये एक तरह से जो के मामले ही जनरली देखने को मिलते हैं। तो फैमिलीज का ये रिएक्शन होता है कि कुछ हो जाए इससे पहले अपने घर भेज। तो जो ये गर्ल चाइल्ड को बर्डन की तरह ट्रीट करते हैं, मैं हमेशा इनसे पूछती हूँ कि अगर मंगलसूत्र डाल दोगे गले में या सिंदूर डाल दोगे माथे में लगा दोगे, तो क्या कोई रेपिस्ट रेप करने से रुक जाएगा क्या? बिकॉज वो रुकेगा नहीं, वो मेंटली अनफिट है, वो अपने आप उस जोन में है कि उसके लिए लॉ भी मायने नहीं रखता है, उसके लिए लॉ के सेक्शंस भी मायने नहीं रख रहे। उसको पता है कि उसको सजा हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं रुक रहा है। तो आपका मंगलसूत्र या सिंदूर कैसे रोकेगा? आप जिस चीज से बचाने के लिए चाइल्ड मैरिज में धकेल रहे हो, एक्चुअली यू आर पुशिंग देम इनटू चाइल्ड मैरिज
एक्चुअली यू आर पुशिंग देम इनटू सेक्सुअल ऑफेंसेस। जिस Yeah. चीज से बचाने के लिए धकेल रहे हो चाइल्ड मैरिज में, वही कर रहे हो। वही कर रहे हो। और जहां तक एलोपमेंट की बात है, तो एलोपमेंट तो मैंने इतने इस तरह के केसेस भी देखे हैं, तो लोग मैरिज के बाद एलोप हो जाते हैं। आप कैसे रोक सकते हो? जिस लड़की को या जिस लड़के को किसी के साथ कनेक्ट होना है, क्योंकि ये इमोशनल Yes. एक तरह से टाई होता Yes. है, Yes. जिसके साथ कनेक्ट होना है हम्म, वो शादी के बाद भी हो जाएगी। आप कैसे रोक लोगे? तो बेटर है। और जो लोग कहते हैं हम पैसा बचा रहे हैं, तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है। हम पैसा नहीं बचा रहे। हमारे यहाँ इंडिया में दिवाली, होली, किसी की मौत होती, जब आप गाँव में होते हो तो आपको ये सब चीजें जो रिलेटेड चीजें वो करनी पड़ती है, जैसे मिठाइयाँ पहुंचानी है, कपड़े, और उसके There are अलावा traditions and you are forced to follow it. वो ट्रेडिशनल आपको निभाने हैं। और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको कर्जा लेके कर्जा लेके सारा चीजें करनी है। जी, जी, तो आप अगर उन चीजों का हिसाब लगाइए, एक साल में मिनिमम हम दिवाली होली तो मानते ही हैं, उसके अलावा हर स्टेट्स के अपने अपने ओकेजन्स है, अपने अपने फेस्टिवल्स वो हैं। उसके अलावा किसी की डेथ हो जाती है तो वहाँ उसके परिवार और उसके पूरे गांव के कपड़े। और आप सोचिए कि उस हिसाब से अगर आप हिसाब लगाएंगे तो आप ज्यादा खर्चा कर रहे हो, बचा नहीं रहे हो, आप ज्यादा कर रहे हो। इससे अच्छा तो आपको सिर्फ एक बुक, कॉपी और पेन देना है, वो सस्ता है आपके लिए। वो जो आप कर रहे हो वो महंगा है। अगर आप हर साल का हिसाब लगाओगे, जब तक आप क्योंकि मैरिज तो एक ऐसा है कि लोग कहते हैं कि बस शादी हो गई और बोझ उतर गया, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये बोझ आपका अपने बच्चे से कनेक्शन कैसे टूटेगा? आपको लाइफ लॉन्ग उसके साथ जुड़े रहना है। जितने साल आप जियोगे आपको उसके साथ रहना है, चाहे फिजिकली हो चाहे इमोशनली, कनेक्शन तो रहता ही है। तो रिश्ता थोड़ी ना टूटता है। अगर आप शादी कर भी दोगे तो आपको सारे रीति रिवाज तो निभाने ही है। तो वेदर डू इट एट करेक्ट एज, वेदर डू इट जब वो एम्पावर्ड हो जाए उसकी बात करे, वो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, अभी मैं एक ऐसी माँ का रोल प्ले करूंगी जिनकी कंडीशन ऐसी है कि इधर फाइनेंशियली शी इज नॉट वेरी sound. Second thing, she has a lot of family pressure or kind of you would say a stress that she's finding her daughter with her is definitely a major worry point, concern than a daughter and mother relationship. ये तो ऐसा जैसे आपने वर्ड यूज किया बोझ, और चाहे वो कितना भी अमीर पेरेंट का मामला हो या कितने भी गरीब पेरेंट्स का मामला हो, एक तरह से हमारे यहाँ पे ये माइंडसेट है कि लड़कियां जो है वो जिम्मेदारी है और उनको जितने जल्दी निपटाओ उतना हमारे लिए अच्छा है। ये एक माइंडसेट हर जगह में है। इट्स नथिंग टू डू विद काली नहीं पूछ जाए, कहीं सेक्सुअल ऑफेंस हो गया तो कुछ ना हो जाए, काला ये हो एक डर जाएगा, या रहता है। भाग जाए तो हमारा मुंह काला हो जाएगा। तो भैया सेक्सुअल ऑफेंस तो किसी भी एज में होगा तो आपको इफेक्ट तो पड़ेगा। क्या आप कोई ओल्ड एज में किसी लेडी के साथ सेक्सुअल ऑफेंस होता है, वो आपकी रिलेटिव, तो आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा? क्या पड़ेगा आपको कि वो अगर सफर करेगी रिलेशन का मतलब ही क्या होता है कि अगला सफर करेगा तो आपको फील होगा, आप उसके पेन को फील करोगे। तो हम चीजों को प्रैक्टिकली नहीं सोचते, हम वो चीजें सोच रहे हैं जो हम आज तक चला आ रहा है। बट वाई, क्यों हम इस चीज को नहीं समझ रहे हैं कि हम अब्यूज और एक्सप्लॉयटेशन से बचा नहीं रहे, हम एक्चुअली उसी में धकेल रहे हैं। एंड आई थिंक यू आर राइट कि ये बन गया है एक तरह से लिटरेसी प्लेज अ वाइटल रोल हियर। एंड सेकंड थिंग अवेयरनेस की, एज यू राइटली सेड कि एक जो प्रिजुडाइज आइडियाज के साथ लोग जा रहे हैं वो करेक्ट नहीं है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो इतना बड़ा समाज के खिलाफ आप खड़ी हुई है, क्या आपको किसी ने रोका टोका नहीं? हाउ डेयर यू?
ये क्वेश्चन तो, ये वाला जो है हाउ डेयर यू, ये तो बहुत जनरली हर जगह सुनने को मिलता है। अब तो खैर इतनी आदत हो चुकी है, हाँ, बट देयर वाज अ टाइम कि ये हाउ डेयर यू बहुत सुनने को मिलता था। और इवन अब ये कंडीशन है कि मील्स में मुझे अपना जो लंच है, डिनर है या ब्रेकफास्ट है, उसमें मील्स मिले या न मिले, लेकिन थ्रेटनिंग जरूर मिल जाती है। ओहो, और क्योंकि आप एक तरह से हैमर कर रहे हो उनके कस्टम को, हाँ, उनके उस कस्टम को जिसको वो लगातार इतने सालों से चला जा रहे यस, हैं। हाँ, तो वहाँ एक तरह से एक तरह से मैं उनके लिए टेररिस्ट का रोल प्ले करती हूँ कि ये हमारे खिलाफ, हमारे एक तरह ट्रेडिशन के से खिलाफ कस्टम के खड़ी है। खिलाफ। बिल्कुल। तो मेरा तो हमेशा से यही मानना है कि मेरा पास्ट इतना स्ट्रांग रहा है, मुझे इतने नॉकबैक्स मिले हैं कि मुझे ईश्वर ने पहले ही स्ट्रांग इसीलिए बनाया। आई एम टू जी, पॉजिटिव राइट नाउ कि यस, वो सब जो कुछ पास्ट में हुआ है उसके पीछे रीजन यही रहा है कि मुझे स्ट्रांग बनाना फियरलेस बनाना उद्देश्य है। था, ऑब्जेक्टिव था, केयरलेस बनाना है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि वो मुझे सिर्फ एक बार मार सकते हैं। हम्म, कोई इंसान किसी को 2 बार मारने की औकात ही नहीं रखता है। हम्म, उनके पास सिर्फ एक चांस है कि वो एक बार मार सकते हैं, हम्म, बट तब तक मैं 10 को बचा जाऊंगी। तो नंबर तो मेरा ही ज्यादा होगा, उनका नंबर ज्यादा नहीं होगा। ग्रेट, तो और रही बात डर की, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे गॉड है बॉडीगार्ड के रूप में, मेरे ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। जब तक उन्होंने जो तय किया हुआ है कि इतना काम मुझे करके जाना है, हम्म, ये मशाल जला के यहाँ तक लेके जानी है, जी, वो तब तक पूरी नहीं होती, तब तक मुझे कुछ होने वाला नहीं। और बाकी मैं अपना पूरा प्रॉपर केयर रखती हूँ, अपना जो माइंड है उसको खुला रखती हूँ कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि 100 लोग भी होंगे तो मैं एक अकेली उनसे जीत सकती हूँ, क्योंकि वो फिजिकली लड़ रहे होंगे और मैं माइंड से लड़ रही आई थिंक दैट्स अ क्वाइट अ करेजियस स्टेटमेंट। ये तो है कि हूँ। जो लोक संग्रह के लिए संस्कृत गीता में भी बोला गया है कि जो लोक संग्रह का काम आप करोगे, मतलब जन कल्याण का काम करोगे, तो ईश्वर जरूर आपका साथ देगा और आपको और 100 हाथियों का बल देगा, जहां आप अकेले सिचुएशन से और विपरीत परिस्थितियों से लड़ सकते हो। अच्छा, सारथी फाउंडेशन के अंडर आप ये जो चाइल्ड एमिलमेंट का काम करते हो, मैरिज एमिलमेंट रादर, और साथ में आप बोल रहे हो कि आप या उनको also you have a rehabilitation kind of projects, so उसके बारे में थोड़ा हमको बताएंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, सो वी वर्क ऑन 5 phases, हम्म, क्योंकि जब आप किसी चीज को खत्म करना चाहते हो तो उसको चारों तरफ से घेरना जरूरी जी, है। और तो मैंने 4 नहीं 5 तरफ से घेर रखा है। द स्ट्रेटेजी प्लान। फर्स्ट इज द फर्स्ट इज माय चाइल्ड मैरिज एनालिसिस। ये मेरी पहचान है। आई हैव अटेंडेड द फर्स्ट चाइल्ड मैरिज ऑफ इंडिया। मेरी उसके पीछे सोच ये थी, चाइल्ड मैरिज एनलमेंट मतलब कैंसिलेशन। जिन बच्चों की चाइल्ड मैरिज पहले हो चुकी है उनका लीगली चाइल्ड मैरिज कैंसिल कैंसल करना। करना और उन्हें तो अगेन व्हेन दे ग्रो अप दे कैन रीमैरी टू देयर चोजन पार्टनर। remarry, हाँ, I सॉरी, will दैट्स अ never रॉन्ग say, वर्ड, दे कैन because मैरी। uh, because यस, whenever they marry, यस, that माय we मिस्टेक, consider as a first फर्स्ट marriage. मैरिज, Yeah, यस, या दैट मेक्स सेंस, yeah. So because we are canceling their या child या marriage. या So होता ऐसा रहा है कि जनरली चाइल्ड मैरिज जो हमेशा होती रही है उनको प्रिवेंशन तक की अप्रोच रही है कि जाइए और रुकवा दीजिए। बट बहुत सारे ऐसी चाइल्ड मैरिजेस हैं जो रिपोर्ट नहीं होती, जो हो जाती है और होने के बाद पता चलता है कि चाइल्ड मैरिज हो चुकी है, हम्म, या फिर बहुत साल पहले हुई है चाइल्ड मैरिज बट हम्म, अभी वो अब्यूज एंड एक्सप्लॉइटेड। हम्म, तो आई वांटेड अ परमानेंट सोल्यूशन कि हम्म, जब हमें पता है कि चाइल्ड मैरिज खराब है, ये एक्सप्लॉइट अब्यूज कर रही है, हम्म, तो हमारे जो बच्चे हैं जो विक्टिम्स हैं वो उसमें क्यों रहें। जब हमें पता है दैट इज नॉट अ गुड वन कि यस, उसको एक्सरसाइज किया जाए, तो क्यों उसमें।
तो उस मोमेंट पे इट वाज इन 2012 कि मैंने बहुत सारे कुछ रेफरेंसेस बुक्स रिसर्चेस को गो थ्रू किया एंड देन आई फाउंड द वर्ड अनलमेंट आई लाइक इट बट देयर वाज अ प्रॉब्लम कि अभी तक किसी ने इसको किया नहीं था मेरे पास बिल्कुल वही सिचुएशन थी कि मुझे पता है कि ताजमहल कहीं है बट उसके जाने का रास्ता मुझे पता नहीं I asked many of the intellectuals like lawyers, या हम ये कह सकते हैं कि मैजिस्ट्रेट्स तो सभी का डिवोर्स में चले जाओ बट उसमें भी तो शादी से छुटकारा मिल रहा है बट आई डोंट वांटेड टू गो बिकॉज आई वांटेड टू रिटर्न बैक द डिग्निटी ऑफ द चाइल्ड तो बिल्कुल जैसे आप एक अंधेरे कमरे में घुसते हैं और उस मोमेंट पे आप सारे स्विच ऑन कर देते हैं कुछ फेल्ड होते हैं कुछ पास होते हैं मैंने बिल्कुल वैसे ही किया कुछ फेल्ड हुए मेरे एक्शंस कुछ पास हुए एंड एक चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट इंडिया का फर्स्ट टेक हुआ क्योंकि ये पहली बार था कि किसी ने प्रिवेंशन के आगे बढ़कर ये सोचा तो ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ इवन सीबीएसई बोर्ड हैज इंक्लूडेड माय वर्क इनटू देयर करिकुलम और अभी इंडिया में हम ही हैं जो चाइल्ड मैरिज कैंसिल करवाते हैं और उससे अच्छी बात ये है कि राजस्थान जहाँ बदनाम है इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड लेवल पे कि यहाँ सबसे ज्यादा चाइल्ड मैरिजेस होती हैं राजस्थान ही वो स्टेट है जहाँ पहला चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट हुआ राजस्थान ही वो स्टेट है जो अभी तक लीडिंग स्टेट है इन इंडिया दूसरे स्टेट्स के कंपैरिजन में जहाँ सबसे ज्यादा चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट सेकेंड वी वर्क ऑन प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज जिन बच्चों के बारे में हमें पता चल जाता है कि किसी बच्चे का चाइल्ड मैरिज हो रहा है हम उनके चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन के लिए सारा वर्कआउट करते हैं कुछ रेड हैंडेड रुकवाते हैं कुछ काउंसलिंग से रुकवाते हैं डिपेंड्स अपॉन केस कि हम कैसे रुकवा रहे हैं थर्डली व्हाट वी डू वी ऑर्गेनाइज ओरिएंटेशन कैंप्स ताकि हम माइंडसेट चेंज कर सके लोगों का कि वो चाइल्ड मैरिज ही नहीं करें और अगर मान लीजिए कोई उनके सामने ऐसी बच्ची आती है जो चाइल्ड मैरिज एनरोलमेंट करवाना चाहती है तो उसको सपोर्ट करें तो उस ओरिएंटेशन कैंप में हम ओथ्स दिलवाते हैं कि आप ना तो खुद चाइल्ड मैरिज करेंगे और अगर कोई कर रहा होगा तो उसे रोकेंगे नहीं रोक पाए तो इन्फॉर्म करेंगे ऑथोरिटीज को और साथ में अगर कोई एनरोलमेंट कैंसिलेशन करवाना चाहते हैं तो उसको सपोर्ट करेंगे The fourth, we work on rehabilitation of victims because it is very important. आप एक चीज से तो निकाल लोगे दूसरे अगर आपने उनको स्टेबल नहीं किया तो रिहैबिलिटेट नहीं किया तो किसी और प्रॉब्लम में किसी और इशू में जितना कल्चरल है जितना कलरफुल है उतना ही बहुत सारी चीजें नेगेटिव हैं यहाँ पे तो जनरली जब कोई बच्ची मुझसे बात करती है कि ये मेरी स्टोरी है और क्या आप मुझे हेल्प करोगे तो मैं कहती हूँ हाँ फिर वो कहती है आप क्या फीस लोगे क्योंकि जनरली हमारा जो सिस्टम है वो फीस पे है तो मैं कहती हूँ हाँ मैं फीस लूंगी लेकिन फीस मनी में नहीं होगी फीस होगी आपको एजुकेशन वहां से लेनी पड़ेगी जहाँ आपने ड्रॉप किया है वेदर इट इज फिर 8th 10th या आप मान लीजिए हायर में है हायर स्टडीज में कहीं पे भी है जहाँ से आप ड्रॉप आउट हुए आपको वापस वहीं से एजुकेशन करनी पड़ेगी मैं उस फेज से निकल चुकी हूँ मुझे पता है बहुत मुश्किल है एक बार ड्रॉप आउट होने के बाद वापस कनेक्ट करना और एक तरह का प्रेशर आ जाता है बोझ आ जाता है क्या क्यों पढ़ना है अब क्या कर लेंगे पढ़ाई करके एक ये थिंकिंग ये इस तरह की चीजें आने लगती है ऐसे मोमेंट पे अगर आपके ऊपर एक तरह का वो हो कि नहीं आपको पढ़ाई तो करनी है अदरवाइज मैं आपका केस ही नहीं लड़ूंगी तो एक बार शुरुआत हो जाती है फिर उससे कनेक्शन हो जाता है और फिर पढ़ाई से अपने आप प्यार इश्क मोहब्बत हो जाती है और फिर वो आगे कंटिन्यू कर पाती है तो मेरा ये है एक तो एजुकेशन से लिंक हूँ दूसरा जब बच्ची आती है तो उसकी फैमिली सपोर्ट छोड़ देती है क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे फाइनेंशियल सपोर्ट फिजिकल मेंटल सपोर्ट नहीं करेंगे तो बच्चा सर्वाइव कैसे करेगा
और उनका ऐसा पिक करने के पीछे विलेज जाति पंचायत विलेज काउंसिल रीजन होते हैं, क्योंकि उनको जाति बाहर कर दिया जाता है। तो वो सोचते हैं कि अगर इसको कहीं ना कहीं तो शादी करनी ही है आगे भी, तो जो चल रही है उसी को कंटिन्यू करो। तो वहां पे वो जब सपोर्ट छोड़ देते हैं, तो उस मोमेंट पे ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उस बच्चे का लाइवलीहुड, एजुकेशन, शेल्टर, रिहैबिलिटेशन, सारी चीजों को हमें टेक केयर करना पड़ता है। इस दौरान उसका पूरा एक रिहैबिलिटेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है कि हर बच्चे के लिए हमारा क्या काम किया जाएगा। मतलब केस का प्रोसेस अलग होता है, केस के प्रोसेस में लीगल प्रोसेस अलग होता है, कम्युनिटी प्रोसेस अलग होता है, उसके अलावा रिहैबिलिटेशन प्रोसेस अलग होता है, जिसमें हम बच्चों को रिहैब करते हैं ताकि वो एम्पावर्ड हो और वापस किसी और प्रॉब्लम में ना जाए। या I think that's a very important angle. Yeah, please go ahead. Yeah. And the fifth one, हम ईयरली कुछ इस तरह के अवेयरनेस मटेरियल भी डेवलप करते हैं, जो कि सोशल मीडिया के जरिए, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री में हो, चाहे वो शॉर्ट फिल्म हो। हमने लास्ट ईयर एक कॉमिक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, कॉमेडी चाइल्ड मैरिज में हमने कॉमेडी का तड़का लगाया था। तो रीजन ऐसा होता है कि लोग, हम अगर नहीं बोल रहे हैं तो पीछे से बाय सोशल मीडिया लोग डिजिटली अवेयर हो, डिजिटली उस चीज माइंडसेट चेंज हो। तो वो एक हमने कर रखा है। तो इन 5 फेजेस में हम काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि चाइल्ड मैरिज इरेडिकेट हो, और जिसमें मेरा चाइल्ड मैरिज एनरोलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन इज द बेस्ट पार्ट ऑफ माय वर्क। Absolutely. What I like most about, I mean, everything is amazing, but the 2 points that I want to emphasize is, एक तो आप जो पहला मैरिज हुआ है उसको आप वैलिड ही नहीं समझते हो, so that makes a lot of difference, because psychologically it plays a very big role on anybody's mind, you know. And second thing, what you are doing is you are somewhere encouraging the child to take the education, so that makes them self-sufficient and confident to choose right and wrong. That is what my point always, ki education makes a major difference. Even I shared my story with even I share my story with them कि अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जितने परसेंटेज मेरे आए उतने ही लाइए। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि मैंने अगर एक अटेम्प्ट में किया है तो आप भी एक अटेम्प्ट में कीजिए, आप 10 अटेम्प्ट लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज नोबडी टू जज यू। आप कितने भी परसेंटेज स्कोर करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है, सबका अपना प्रोसेस होता है। कोई मतलब ये एक तरह से गाड़ी चलाना है, कोई 100 की स्पीड पे चलाना पसंद करता है, कोई 60 पे, तो कोई 40 पे। इट इज अपॉन यू, whatever you how you want to drive your life, go on this. जी I think ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि हर एक का अपना पेस होता है, हर एक का अपना स्पीड होता है, हर एक का अपना लाइकिंग डिसलाइकिंग होता है। तो विद दैट इफ दे अप्रोच एंड वी गिव देम दैट फ्रीडम कि देयर इज नो प्रेशर ऑन यू, it's for your good and you take your own time and make it happen. Wonderful. अच्छा, इस सब प्रोसेस में जो मैं समझ रही हूँ काफी भयावह है क्योंकि आप सीधे सीधे चैलेंज कर रहे हो ट्रेडिशन को जो 100-200 सालों से चला आ रहा है, और जो कहीं ना कहीं अच्छा भी प्रूव हुआ है कुछ केसेस में in the process of dynasties wherein they had a planned marriages. तो इसमें आपको अभी तो जमाना बदल गया and now governments and many agencies are playing important role in shaping up the society as such. तो आपको इस काम में किसी गवर्नमेंट एजेंसी का या गवर्नमेंट खुद का कितना सपोर्ट होता है? क्योंकि आपको जब डील करना होता है इन सब सिचुएशन से, आई एम श्योर यू नीड लीगल हेल्प, यू नीड पुलिस हेल्प, यू नीड इवन गवर्नमेंट हेल्प समवेयर। तो आपको क्या इजीली मिल जाता है कि वहां भी आपको फाइट करना पड़ता है? वेल, गवर्नमेंट तो चाहती ही नहीं कि चाइल्ड मैरिज हो, और चाहे पार्टी कोई भी रही हो। मेरे लिए, मैं हमेशा यही, आई एम अ नॉन पॉलिटिकल पर्सन, सो पार्टी कोई भी रही हो, हमेशा से ये देखा है मैंने कि पॉलिटिशियंस नहीं चाहते कि चाइल्ड मैरिज। दूसरा, चाइल्ड मैरिज एनरोलमेंट
इन लोगों के लिए भी एक तरह से अलग चीज है, तो उसके लिए भी कोई फीस नहीं है, किसी तरह का कुछ मतलब एक तरह से जो सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए वो नहीं। एंड रही बात पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन की, तो वो डिपेंड करता है कि आप कैसे डील कर रहे हो। अगर आपने ढिलाई दी तो वहाँ आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलना। अगर आपने मजबूती से स्ट्रांगली अगर आप उनके सामने खड़े हो तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता आपको सपोर्ट करने। और यहाँ मैं कोर्ट्स को भी इन्वॉल्व कर रही हूँ। कोर्ट्स के अंदर भी हमारे सामने बहुत सिचुएशन कई बार ऐसी होती है कि कोर्ट्स भी अभी तक विक्टिम्स के लिए उतने सेंसिटिव नहीं है जितना सेंसिटिव हम मीडिया रिपोर्ट्स देखते हैं। मीडिया में अगर कोई चीज पब्लिश होती है तो वो बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी होती है, लेकिन उसी केस को जब हम कोर्ट में देखते हैं तो वो सेंसिटिविटी देखने को मिलती ही नहीं। तो वो अभी मिसिंग है, वो हर जगह मिसिंग है, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, हर जगह अभी मिसिंग है कि जो हम कहते हैं वो हमारे करनी में दिखाई नहीं देता। एंड दैट इज द मेन प्रॉब्लम कि हमारी कथनी और करनी में जब तक अंतर रहेगा जी, हम कोई चीज को अच्छे से इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते। और ये तो हर एक प्रॉब्लम में प्रूव होता है कि देयर इज सिंपली नो विलिंगनेस टू ब्रिंग द पॉजिटिव चेंज टू सोसाइटी। तो ये जो आपका जो एरिया है वो तो बहुत ही मुश्किल एरिया है, और उसके लिए तो अभी शायद माइंडसेट चेंज होने के लिए और वक्त लग सकता है, जो कि लगना नहीं चाहिए, बट एनीवे। तो अभी आपने शुरुआत की है समवेयर इन 2012 you said, और No, I had started around 2009 10 9 13 10 ओके no 9 10 से स्टार्ट कर दी थी। ओके ओके 9 10 लगभग 10 साल 10 12 साल हो चुके हैं मुझे काम करेक्ट करते। करेक्ट। सो हाँ, अभी बट मुझे उस ऐसा जब लगता है आपने 20 25 साल का एक्सपीरियंस है। हाँ, तो जब से आपने शुरुआत की है रीजन और बिहाइंड आज इट, का दिन, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आया है? थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड और बिल्कुल इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट है। हम्म, क्या? इम्प्रूवमेंट ऐसे है कि पहले लोगों को बाल विवाह कैंसिलेशन के बारे में पता नहीं था। हाँ, अब जब बच्चे फोन करते हैं तो उनको वो वर्ड पता है कि क्या वर्ड है, टेक्निकल वर्ड क्या हाँ, है, बाल विवाह निरस्त, हाँ, वो पता है। और उनको पता है कि मैं करवाती हूँ। दे हैव सर्च भी समवेयर ऑन गूगल और कहीं किसी तरह से सर्च किया हुआ होता है। तो दैट इज द फर्स्ट पॉजिटिव। आपका फर्स्ट स्टेप पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है कि आपको ये पता है कि ऐसा हो सकता है। जब जी, तक आपको पता ही नहीं है हाँ, कि ऐसा हो सकता है, आप उस चीज को अवेल ही नहीं कर सकते। तो ट्रू ट्रू, अवेल करने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि आपको पता हो कि ऐसा हो सकता है। जी, दूसरी चीज कि अब ये वाली चीज भी नहीं है कि मुझे लड़कियों को जो एक्सप्लॉइटेड है या जो अब्यूज्ड है, हम्म, मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि तुम चाइल्ड मैरिज कैंसिल करवा लो। हम्म, क्योंकि अब उन्होंने दूसरी स्टोरीज सुन ली है, दूसरी हम्म, स्टोरीज पढ़ ली है, हम्म, तो उसके बाद उनको लगता है कि अगर वो अपनी चाइल्ड मैरिज को कैंसिल करा सकती है तो मैं क्यों नहीं करा सकती। तो वो एक इंटरनली जो कहते हैं ना डिसीजन डिसीजन मेकिंग, मोटिवेशन हाँ वो हाँ आ गया है हाँ कि हाँ, उसके लिए अब मुझे अलग से उनको समझाने के लिए करेज देने की जरूरत नहीं, क्योंकि राइट आप राइट, दूसरी जो स्टोरीज है उन सबको करेज मिल चुका है। ट्रू, और रही बात चेंज की, तो आपको मेरे डेटा में दिख जाएगा। 1400 चाइल्ड मैरिज रुकवा चुकी हूँ, यस, 40 चाइल्ड मैरिज एनरोलमेंट करवा चुकी हूँ विद जी फर्स्ट चाइल्ड मैरिज एनरोलमेंट ऑफ इंडिया। जी, 10,000 बच्चों को रिहैबिलिटेट कर चुकी हूँ श्योर, जिनमें अलग अलग इश्यूज हैं, whether it is HIV, चाइल्ड लेबर, सेक्सुअल ऑफेंस। या, एंड उसके अलावा 6.5 औरतें और विकलांगों को रिहैबिलिटेट कर चुकी हूँ। तो ये डेटा ही अपने आप में कहता है कि चेंज आया है या आया है, नहीं आया, यस, वो अब आप एब्सोल्युटली, बताइए। एब्सोल्युटली। एंड दैट्स अ वेरी गुड साइन कि आपके एफर्ट्स राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस बच्चों में आ रहा है कि ये जो हो रहा है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि इफ चिल्ड्रन अंडरस्टैंड इट्स इजी फॉर यू टू ब्रिंग द चेंज, बिकॉज देन दे कैन स्टैंड एंड आस्क फॉर द जस्टिस।
अभी मेरा एक लास्ट और लास्ट बट वन आई डोंट नो क्वेश्चन ये है कि अभी यहाँ तक नो तो आप नो पहुंच प्रॉब्लम। गए अभी यहाँ तक तो आप पहुंच गए, आगे जाके सारथी का क्या विचार है? मतलब रिहैबिलिटेशन आप कर रहे हो, बच्चों को आप अच्छा एक फ्यूचर, एटलीस्ट आप यू आर इंट्रोड्यूसिंग गुड फ्यूचर टू देम सो दे कैन चूज what is that they want. Are you having any tie-up with such NGOs or people like you who would employ such children, who would teach such children, and if required, help them in getting into higher education, good career, and maybe settling down in the life? आपका ऐसा किसी के साथ ऑलरेडी टाइप है कि नहीं अभी तक? एक्चुअली इसका वैसे टाइप नहीं कह सकते, लेकिन जैसे मैंने बताया कि हमारा रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। हर बच्चे के लिए अलग होता है, किसी का सेम नहीं हो सकता, हर एक की जी नीड अलग है, हर एक जी का इंटरेस्ट अलग है। जी तो उस अकॉर्डिंग नीड, इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमारा रिहैबिलिटेशन स्टार्ट होता है। उस दौरान अगर कोई बच्चा लगता है कि ये कंपटीशन एग्जाम के लिए केपेबल है, तो वी वर्क ऑन दैट कि हम हम्म किस तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ लिंक कर हम्म सकें। हम्म अगर कोई बच्चा ऐसी कोई बिजनेस उसके अंदर स्किल है, उसमें अच्छा है, हो सकता है, तो वी वर्क ऑन दैट कि हम्म हम उसको ट्रेनिंग देके स्पेसिफिक स्किल्स उसकी एनहांस डेवलप करें, करते हैं, हाँ। ताकि वो आगे डेवलप करें, जी ताकि उसको फिर आगे हम वो कर सकें। और हालांकि सपोर्ट हमें एज सच लोगों का मिलता नहीं है, हम्म लेकिन जब शुरुआती सपोर्ट भी नहीं मिलता, ये तो आगे की चीजें हैं। जी शुरुआती सपोर्ट जब बच्ची चाइल्ड मैरिज अंडरनेस के लिए आती है, तो उसकी एजुकेशन, शेल्टर, लाइवलीहुड, रिहैबिलिटेशन का सारा जो चीजें हैं वो हमारे ऊपर आ जाती है। तो उस मोमेंट पे कोई देयर इज नोबडी कि कोई आए ये कहे कि चलो मैं स्पॉन्सर करूं, इस बच्ची की एजुकेशन में स्पॉन्सर करूं, या इसका कोर्ट प्रोसेस मैं स्पॉन्सर करूं, या लाइवलीहुड में स्पॉन्सर करूं। तो ये सब चीजें उस मोमेंट पे होती है। हालांकि मैं और मेरे से जो मुझसे जुड़े कुछ अच्छे कुछ फ्रेंड्स हैं, या कह सकते हैं हमारे साथी के लाइवलीहुड मेंबर्स हैं, दे आर डूइंग ऑन देयर बेट कि वो अपनी खुद की सैलरीज में से कट करके दे आर स्पॉन्सरिंग दिस चिल्ड्रन। ओके एंड एज यू नो आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, तो मैं या अपनी जो अर्निंग है, मेरा तो सारा इसी में जाता है। तो वो चीजें हम कर रहे हैं, अभी तक चल रहा है। बट अब क्योंकि केसेस बढ़ने लग गए श्योर हैं, बच्चे उनके बढ़ने लग गए, तो वो एक हमारे दिमाग में फियर है कि जब सारी चीजें और बढ़ेंगी, क्योंकि जो पहले आया हुआ आप उसको नो भी नहीं कह सकते, और जो नेक्स्ट आया आप उसको भी नहीं ना कह सकते। तो वहाँ आपके लिए थोड़ी सी सिचुएशन है। और रही बात फ्यूचर प्लान्स की, तो यस, आई एम वर्किंग ऑन इट कि कोई आए हमारे साथ कनेक्ट हो, तो दैट विल बी द गुड वन, ग्रेट वन, कि हम कुछ और शायद और अच्छा करके, जब आप मुझे स्ट्रेंथन करेंगे या साथी को स्ट्रेंथन करेंगे, तो और चीजें अच्छी हो सकती हैं। डेफिनेटली और उसके अलावा मैं जो लास्ट एम है, मैं हमेशा से कहती हूँ कि जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जिस तरह किताबों में चीजें देखने को मिलती हैं, चाइल्ड मैरिज, अब्यूज, एक्सप्लॉयटेशन, ये सिर्फ किताबों में देखने को मिले, और हमारे जो अ, अ, जो मैं आंखों से देख रही हूँ, हमारे ये जो सारे ज्ञानेंद्रिय हैं, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, उनसे मैं न तो किसी को देख सकूं, न सुन सकूं, न महसूस कर सकूं कि ऐसे कोई विक्टिम हो। वो सिर्फ बुक्स में, हिस्ट्री बुक्स में हो कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ यस चाइल्ड मैरिज, ये इस यस तरह का टैगलाइन होना चाहिए। तो वो एक डेफिनेट लास्ट ऑब्जेक्टिव है, और वो जरूर पूरा होगा। मशाल मैंने जलाई है, बहुत आगे तक आई भी हूँ, और आगे तक जाना भी है। और मुझे लगता है जिंदा रहते हुए भी जाऊंगी और मरने के बाद भी जाऊंगी, क्योंकि शायद इसीलिए मेरा जन्म हुआ है। I want to continue these dialogues, but there are people who are waiting and want to communicate with you and talk to you. So to conclude, I must say कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि आप एक कोई थॉट लीजिए और उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए, सारा जीवन आपका उसमें लग जाएगा to become a perfect person in that particular activity.
आपने तो ऐसा व्रत उठाया है कि जिसमें आपने तन मन ही नहीं धन भी लगा रहे हैं, और आप पूरी तरह से उसको अपने आप को समर्पित जी करके ये काम कर रहे हैं। तो मेरे तरफ से मैं आपको एक आश्वासन देना चाहूंगी कि मैं और मेरी कोई और लाइक माइंडेड ग्रुप या फ्रेंड्स, हम आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन देने का कुछ व्यवस्था कर सकते हैं, तो विल डेफिनेटली वर्क विथ यू ऑन दैट पार्ट. So somewhere as that will be the great little one. bit support from our side, that is something. बूंद बूंद मैं हमेशा कहती हूँ हर एक एफर्ट से मिलकर बड़ा एफर्ट बनता है। बड़ी चीज तभी बनती है जब उसमें छोटी छोटी चीजें मिली हो, जुड़ जाती है जी. अदरवाइज वो चीज बड़ी नहीं मिल सकती। जी. तो ये मैं अपने तरफ से छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन आपको आज प्रॉमिस करती हूँ. एंड बहुत I'm बहुत धन्यवाद obliged. आपका. Yeah. प्लेजर इज माइन. आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप समय देने के लिए और इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए. आई हैव नो वर्ड्स बट थैंक यू सो मच एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट and good future in ahead, because what you are doing is something a very niche area. Nobody would have thought about it. As of now we are working on so called development technology and so on, but this is something which is such a core topic, and people definitely should think about it, and society should help people like you who have taken a step and doing a real courageous work in this. So thank you once again. Thanks for coming, and something everyone will get inspired of. थैंक यू सो मच। एंड मैं जिन जिन से भी मेरी अभी बात हुई है सबके नाम मुझे याद नहीं है, बट केतकी जी को थैंक यू करने से पहले मैं सभी को थैंक यू करना चाहती हूँ। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने कामली सुना, इसलिए भी कि उस चीज को सुन के शायद अगर आपकी लाइफ में चेंज आए, या और जो सुन रहे हैं उनको भी थैंक यू। और लास्टली मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगी कि अगर आपके साथ अब्यूज एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या किसी और के साथ अब्यूज एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो चुप नहीं रहिए। हमेशा एक चीज याद रखिए कि एडजस्टमेंट और रेजिंग ऑफ वॉइस, इन दोनों में अंतर सीखिए। हम वहां एडजस्ट करते हैं जहां हमको आवाज उठानी चाहिए, और हम वहां आवाज उठाते हैं जहां हमको एडजस्ट करना चाहिए। तो हमें ये समझना होगा, अपनी लक्ष्मण रेखा हमें खुद खींचनी होगी, खुद तय करनी होगी कि हम किस लेवल तक एडजस्ट करेंगे और किस लेवल के क्रॉस होने पर हम अपनी आवाज उठाएंगे। तो वो जरूर है कि आप खुद के साथ भी एक्सप्लॉयटेशन मत होने दीजिए, और अगर कोई आपके सामने ऐसा है जिसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आवाज उठाइए, मदद कीजिए। लोग बहुत हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, सपोर्ट करिए। और एक ऐसा देश बनाइए, भारत देश को एक्सप्लॉयटेशन फ्री बनाने में हम सब मिलकर ही एक्सप्लॉयटेशन फ्री बना सकते हैं। Absolutely, absolutely. जी, thank you very much. जी, एंड केती जी थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे कनेक्ट होके। एंड इवन आई गेट पॉजिटिविटी फ्रॉम यू आल्सो कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जब आपको वापस रिटर्न होती है तो आपको लगता है कि यस, इस फील्ड में और भी कुछ किया जा सकता है। तो मैं आपसे भी सीख रही हूँ। एंड थैंक यू सो मच कि आप मुझसे कनेक्ट हुए और बहुत सारे लोगों को मुझसे कनेक्ट भी किया है।